मिलेनियम भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तानिया माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान ने एयर स्पेस प्रतिबंध को और बढ़ाया, अब 24 अगस्त तक रहेगा बंद। बिहार में अगस्त से 125 यूनिट बिजली मुफ्त, मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। जो मराठी लोगों को पटक पटक कर मारेगा, हम उसे मुंबई के समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे, राज ठाकरे। चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर एससी सख्त, कहा जो कोई भी एक ईंट रखे उसे गिरफ्तार करें, संपत्ति सील करें। ब्राजील अमेरिका में बढ़ी तकरार, तख्ता पलट की साजिश के आरोपी पूर्व राष्ट्रपति के घर छापा, जज का यूएस वीजा कैंसिल। नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी आईएनएस निस्तार, जानिए इसकी खासियत। उत्तराखंड में सरकारी कर्मियों के लिए गजब फरमान, 5000 का लिया सामान तो साहब को बताना होगा। इजराइल और सीरिया युद्ध विराम पर सहमत, तुर्की में अमेरिकी राजदूत। बिटकॉइन के बाद ये क्रिप्टो बनी रॉकेट, महीने भर में 70% बढ़ा भाव, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसमें लगाया है मोटा पैसा। अच्छी छवि बनाएं, अमेरिका में भारतीय महिला के चोरी करते पकड़े जाने के बाद विदेश मंत्रालय। वॉलस्टीन की एप्स्टीन रिपोर्ट पर भड़के ट्रंप, ठोक दिया 83,000 करोड़ का मुकदमा, बताया कूड़े के ढेर वाला अखबार। राजस्थान से पंजाब दूर नहीं, उदयपुर चंडीगढ़ के बीच पहली सुपरफास्ट ट्रेन को मिली हरी झंडी, जाने किस दिन चलेगी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ब्रेक के आसपास विकेट गंवाना भारत के लिए बना सिरदर्द, क्या मैनचेस्टर में बदलेंगे हालात। क्योंकि सास भी कभी बहू थी रिबूट में होगी इन दो पुराने सितारों की एंट्री, जल्द टीवी पर प्रसारित होगा शो। संगीता बिजलानी को लगा तगड़ा चूना, फार्म हाउस में चोरी तोड़फोड़, पुलिस ने शुरू की जांच। वायरल वीडियो, बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते दिखी अरबाज की पत्नी शूरा खान। चलिए विस्तार से जानते हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारतीय विमानों के लिए अपने हाईवे क्षेत्र को 24 अगस्त तक एक और महीने के लिए बंद रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारतीय एयरलाइंस द्वारा संचालित उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को 24 अगस्त तक एक और महीने के लिए बंद कर दिया है। शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:50 पर लागू हुए नोटिस एयरमैन को नोटिस के अनुसार भारतीय एयरलाइनों द्वारा संचालित किसी भी विमान या भारतीय स्वामित्व वाली लीज पर ली गई सैन्य और नागरिक उड़ानों को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह कहा कि प्रतिबंध 24 अगस्त सुबह 5:19 पर भारतीय समयानुसार तक लागू रहेगा। भारत ने भी 24 जुलाई का लगाया है बैन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले ने 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के विरुद्ध कई कदम उठाए थे। इन कदमों के तहत ही 30 अप्रैल को भारतीय हवाई क्षेत्र को 24 जुलाई तक सभी पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था और दोनों देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को कई बार बढ़ाया जा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाया पाकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त कार्रवाई की थी, जिसमें कई आतंकी ढेर हो गए थे। इसके तहत भारत ने 6-7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच समझौता 30 जून को लागू हुआ था, जिसके तहत ब्रिटेन ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस सेक्टर के लिए अमेरिकी निर्यात शुल्क में कटौती की गई है। इससे ब्रिटिश कार निर्माता अब कम टैक्स दर 10% पर अमेरिका में अपने वाहन बेच सकेंगे। व्हाइट हाउस ने बताया कि ट्रंप 17 से लेकर 19 सितंबर के बीच ब्रिटेन की यात्रा पर जाएंगे। उनके साथ देश की प्रथम महिला और ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप भी होंगी। बिहार के लोगों को अगस्त महीने से 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।
बिहार मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की शुक्रवार हुई बैठक में सिर्फ इसी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बताया गया कि बैठक में राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त से 125 यूनिट प्रति माह खपत तक 100% अनुदान देने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के विस्तारीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए अतिरिक्त 3,797 करोड़ रुपए बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ साथ राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को न्यूनतम 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को पूर्ण वित्तीय सहायता एवं अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की भी स्वीकृति दी गई। उल्लेखनीय है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 दिन पूर्व ही प्रदेश में 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने की घोषणा की थी। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर इसकी जानकारी शेयर करते हुए लिखा था, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिजली बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमने यह भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। 3 वर्ष में सभी घरों में पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ने का लक्ष्य। सम्राट ने कहा कि राज्य में पीएम सूर्य घर योजना चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र द्वारा 50% का अनुदान दिया जा रहा है। अगले 3 वर्ष में सभी हाउस होल्ड को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार अलग से अनुदान भी देगी। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से करने का है। 3,375 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। सम्राट ने कहा कि अनुदान देने पर वर्तमान में 15,995 करोड़ खर्च होते थे, लेकिन वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में लगभग 3,375 करोड़ अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ेगा, यानी चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 19,370 करोड़ अनुदान पर खर्च होंगे, जबकि पिछले दिनों लगभग 16,000 करोड़ अनुदान के रूप में दिए जा रहे थे। महाराष्ट्र में भाषा के विवाद में भाषा की मर्यादा टूटती नजर आ रही है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को चैलेंज किया है कि मुंबई आओ, समुद्र में डुबो कर मारेंगे। राज ठाकरे ने कहा कि एक भाजपा सांसद ने कहा था कि हम मराठी लोगों को यहाँ पर पटक कर मारेंगे। मैं दुबे को बोलता हूँ, तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डुबो कर मारेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने यहाँ मराठी का अपमान किया तो उसके गाल और हमारे हाथ की युति जरूर होकर जाएगी। राज ठाकरे ने आगे कहा, मुंबई के मीरा रोड में जो कुछ हुआ, जिसे पीटा गया वो सही हुआ। उस महाराष्ट्र स्टाइल में जवाब दिया गया, महाराष्ट्र में रह रहे हो, शांति से रहो, मराठी सीखो, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर मस्ती करोगे तो महाराष्ट्र स्टाइल में समझा देंगे। हिंदी को अनिवार्य करके तो दिखाओ। राज ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा और कहा कि अब जाकर सरकार को समझ आया है, पहले वो 5वीं तक हिंदी को अनिवार्य करने की कोशिश करके तो दिखाओ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हिंदी के लिए झगड़ रहे हैं, सारे स्कूल में मराठी अनिवार्य करनी चाहिए, लेकिन ये लोग सब छोड़कर हिंदी को अनिवार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ गुजराती नेताओं और व्यापारियों का प्लान था कि मुंबई और महाराष्ट्र में भेदभाव लाया जाए। सरकार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि मुंबई और महाराष्ट्र को अलग मत करना। कई सालों से इनकी नजर मुंबई पर है। हमारी परीक्षा ले रहे हैं, यह सबने देख लिया है कि हिंदी थोपी तो महाराष्ट्र कैसा विरोध करेगा। हिंदी को अभी भी 1200 साल लगेंगे। मनसे सुप्रीमो ने कहा कि 28 सितंबर 2018 को गुजरात के हिम्मतनगर में 14 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ था। उसके बाद बिहार के लोगों के साथ मारपीट की गई और करीब 20,000 लोगों को गुजरात से बिहार भेज दिया गया।
दूसरे राज्य में लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, वहां आने नहीं देंगे और यहां अगर किसी दुकानदार को थप्पड़ पड़ गया तो वो नेशनल हेडलाइन बन जाती है। मराठी भाषा का 2,500 से 3,000 साल का इतिहास है। उन्होंने कहा कि हमने पीएम मोदी से कहा था कि वह मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दें। इसके लिए कम से कम 1500 साल का इतिहास चाहिए, यानी हिंदी को अभिजात भाषा का दर्जा मिलने में अभी भी 1200 साल लगेंगे। हिंदी पूरे देश में किसी की मातृभाषा नहीं है। हिंदी मिलाकर बनाई गई एक 200 साल पुरानी भाषा है। हिंदी ने अब तक 250 से ज्यादा भाषाओं को खा लिया है। मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदी। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में जितने भी नेता हैं उन सबसे अच्छी हिंदी मेरी है। मैं यहाँ कोई भाषा विवाद करने नहीं आया हूँ। सतर्क रहिए, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं हिंदू हूँ, लेकिन हिंदी मुझ पर थोपी नहीं जा सकती। इस प्रांत पर किसी का अधिकार है तो वो हमारा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सरकार लोकसभा और विधानसभा में रहेगी, हमारी सरकार रास्ते पर रहेगी, लेकिन किसी ने मराठी भाषा की इज्जत नहीं की तो हम उसके गाल और हाथ दोनों लाल करेंगे। यहाँ जो गैर मराठी लोग रहते हैं उनको यही बोलूंगा कि जल्द से जल्द मराठी बोलना सीख लो। आप कहीं भी जाएं, चाहे रिक्शा, ऑफिस या दुकान, हमेशा मराठी में ही बात करिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ कथित भाषण और हिंसा को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका PIL दायर की गई है। याचिकाकर्ता एडवोकेट घनश्याम उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि हिंदी बोलने वालों के खिलाफ हिंसा भड़काने और भाषाई नफरत फैलाने के लिए राज ठाकरे और उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की जाए। दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक में अवैध निर्माणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सख्त हो गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए बड़े पैमाने पर हुए अवैध और अनाधिकृत निर्माणों पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि जो लोग भी कोर्ट के आदेश के खिलाफ अवैध निर्माण में एक ईंट जोड़ते हुए पाए जाएं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कोर्ट ने ऐसे सभी संपत्तियों को सील करने का भी आदेश दिया है। पुलिस को गिरफ्तारी का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये घोटाला हो रहा है। इसे फौरन रोका जाना चाहिए, वरना हम पुलिस को भी इस काम में लगाएंगे। बेंच ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आप रोज इलाके में गश्त के लिए जाते हैं, अगर कोई अवैध निर्माण में ईंट भी जोड़ते पाया जाए तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अवैध निर्माण वाली संपत्तियों को सील करें। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त क्षेत्र में गश्त के लिए पुलिस दल की तैनाती करते रहेंगे। वे ये सुनिश्चित करेंगे कि MCD द्वारा पारित अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के ऐसे सभी नोटिस जिन पर अदालतों ने स्थगन नहीं दिया है, उनका सावधानी और सख्ती के साथ पालन किया जाए। साथ ही जहां भी अवैध निर्माण चल रहे हैं, ऐसी संपत्तियों को तुरंत सील कर दिया जाए। अदालत ने पूरे प्रकरण की स्थानीय DCP से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। बुजुर्ग महिला के मामले में जवाब मांगा। अदालत ने याचिका में बुजुर्ग महिला की आवासीय संपत्ति पर एक बिल्डर द्वारा अवैध रूप से निर्माण करने के मामले पर भी सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली बुजुर्ग महिला नगर निगम के अधिकारियों से बिल्डर द्वारा अनाधिकृत निर्माण करने के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगा रही है। 2022 में बिल्डर ने वहां काम शुरू किया। बेचारी वृद्ध महिला उसे रुकवाने के लिए निगम और पुलिस अधिकारियों के सामने भागती रही, रोती रही, लेकिन अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। CBI से जांच कराने पर विचार। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक में अवैध व अनाधिकृत व्यावसायिक निर्माणों और दिल्ली नगर निगम द्वारा इस समस्या से निपटने में नाकामी की CBI की जांच कराने की मंशा जताई थी। इसके बाद कोर्ट ने इलाके में आवासीय भवनों को व्यावसायिक परिसरों में बदलने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने MCD को भी चेतावनी दी और आदेश दिया कि किसी भी तरह की अवहेलना न सिर्फ अदालत की अवमानना मानी जाएगी, बल्कि नगर निगम के अधिकारियों और संबंधित बिल्डरों के बीच मिलीभगत के बारे में प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का आधार भी बनेगी। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। तख्तापलट के आरोपों पर मुकदमे का सामना करते बोल्सोनारो के घर पर ब्राजील की पुलिस ने शुक्रवार स्थानीय समयानुसार छापा मारा। ब्राजील के एक छापा मारने की इजाजत उस समय दी है जब बोल्सोनारो के खिलाफ कार्रवाई से अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके सहयोगी डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं।
और इस कार्रवाई को ही आधार बनाकर वो ब्राजील पर टैरिफ लगा रहे हैं। वहीं बोल्सोनारो के खिलाफ आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज का अमेरिकी वीजा भी रद्द कर दिया गया है। जेर बोल्सोनारो के बेटे और ब्राजील में सांसद एडनारो बोल्सोनारो हाल ही अपने पिता की पैरवी के लिए अमेरिका चले गए थे। उन्होंने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि फेडरल पुलिस ने आज सुबह मेरे पिता के घर पर छापा मारा। ब्राजील के मौजूदा वामपंथी राष्ट्रपति लुइज इनासिया लुला दा सिल्वा की 2022 की चुनावी जीत को रद्द करने की मांग करने वाले बोल्सोनारो पर तख्ता पलट की साजिश करने का आरोप है। उन पर चल रहे मुकदमे में शामिल जजों में से एक मोरेस ने कहा कि आरोपी बोल्सोनारो ने उनके बेटे द्वारा ब्राजील के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कृत्यों को देखते हुए उन पर यह कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक टैग और अन्य आवश्यक है। एक तरफ बोल्सोनारो की परेशानी तब बढ़ रही है और दूसरी तरफ उनके दोस्त मारे जाने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिफरे पड़े हैं जब ट्रंप ने बोल्सोनारो के खिलाफ विच हंट जानबूझकर लगातार निशाना बनाने का आरोप लगाकर ब्राजील के खिलाफ 50% टैरिफ लगा दिया है। एडार्डो बोल्सोनारो ने दावा किया कि जज मॉरिस ने लंबे समय से निष्पक्षता की किसी भी भावना को त्याग दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट को अपने निजी हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक राजनीतिक गैंगस्टर के रूप में काम कर रहे हैं। बोल्सोनारो के बेटे ने निर्वासन में ब्राजीलियाई कांग्रेसी के रूप में साइन किए एक लेटर में लिखा है कि जज राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी सरकार को अपराधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ शक्तिहीन होने के कारण उन्होंने मेरे पिता को बंधक बनाने का फैसला किया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार की घोषणा को वॉशिंगटन जेर बोल्सोनारो के खिलाफ राजनीतिक साजिश के लिए जज मॉरिस का अमेरिकी वीजा रद्द कर रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि निस्तार हमारे लिए ही सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एसेट ही नहीं बल्कि ऑपरेशन के संचालन में महत्वपूर्ण मदद करता है। निस्तार के शामिल भारतीय नौसेना में शामिल होने से केवल हमारी नौसेना को नहीं बल्कि सहयोगी देशों के सबमरीन को भी क्रिटिकल सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट प्रदान करेगा। समंदर में भारत की ताकत और बढ़ गई है। भारतीय नौसेना के बड़े में एक नए युद्धपोत की एंट्री हुई है। वह है INS निस्तार, पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल। यह जहाज हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसे जटिल गहरे समुद्र में गोताखोरी और बचाव कार्यों के लिए तैयार किया गया है। INS निस्तार के नौसेना में शामिल होने के मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि नौसेना के सभी 57 नए युद्धपोत का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जा रहा है, जो प्रतीक है आत्मनिर्भर भारत अभियान का। रक्षा राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि भारत अपने विरोधियों के किसी भी प्रकार के दुस्साहस से निपटने के लिए प्रतिबद्ध और दृढ़ है। वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि निस्तार हमारे लिए ही सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एसेट नहीं बल्कि ऑपरेशन के संचालन में महत्वपूर्ण मदद करता है। निस्तार के शामिल भारतीय नौसेना में शामिल होने से केवल हमारी नौसेना को ही नहीं बल्कि सहयोगी देशों के सबमरीन को भी क्रिटिकल सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट प्रदान करेगा। वैसे इस वेसल का नाम संस्कृत शब्द निस्तार से आया है। इसका मतलब है बचाव, छुटकारा या उद्धार। यह समुद्र में मुश्किलों से बचाता है। ऐसा वेसल केवल दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है जो खास तकनीकों से लैस है, जिसका इस्तेमाल गोताखोरी और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किया जाता है। 10,000 टन वजन वाले इस वेसल की लंबाई 118 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आधुनिक डाइविंग उपकरण लगे हैं जो 300 मीटर गहराई तक सैचुरेशन डाइविंग और 75 मीटर तक साइड डाइविंग ऑपरेशन करने में सक्षम है। इसमें रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं जो सैकड़ों मीटर गहराई तक डूबे हुए जहाजों और सामानों को निकालने में मदद करते हैं। साफ है, अब भारतीय नौसेना को ब्लू वाटर में ताकतवर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान हो या चीन, अब इन दोनों से मुकाबला करने के लिए नौसेना अपनी कमर कस चुकी है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑर्डर, पत्नी के लिए साड़ी खरीदनी हो या बच्चे के लिए कपड़े। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी 5,000 से ऊपर की कोई खरीदारी करता है तो उसे अपने विभागाध्यक्ष से इसकी अनुमति लेनी होगी। इस अजब गजब आदेश के लिए बकायदा सरकारी आदेश भी जारी किया गया है। आदेश में लिखा गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने 1 महीने के वेतन अथवा 5,000 रुपए जो भी कम हो से अधिक मूल्य की किसी चल संपत्ति के संबंध में क्रय विक्रय के रूप में या अन्य प्रकार से कोई व्यवहार करता है तो ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट तुरंत समुचित प्राधिकारी को करेगा।
5,000 से ऊपर की खरीदारी पर लेनी होगी अनुमति। जैसा कि आदेश में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से अब वो न तो बच्चों के लिए कपड़े खरीद पाएंगे और न ही पत्नी के लिए साड़ी। पत्नी के लिए आभूषण हो या फिर बच्चों के लिए लैपटॉप, घर के लिए एसी हो या फिर कूलर, इन सभी चीजों को खरीदने और बेचने के लिए सबसे पहले अपने विभागाध्यक्ष या फिर सचिवालय के कर्मचारियों को सचिव सचिवालय प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकारी आदेश से कर्मचारियों में नाराजगी। इस आदेश को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। उत्तराखंड ST/SC कंप्लायंस फेडरेशन के अध्यक्ष करम राम का कहना है कि यह आदेश हास्यास्पद है। इस आदेश को सरकार को वापस लेना चाहिए। करम राम ने बताया कि आज के महंगाई के दौर में 10 तरह के टैक्स लगते हैं। बच्चों के लिए, पत्नी के लिए जो भी सामान खरीदने जाएंगे वो 5,000 से कम का नहीं आएगा। फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि अब बीवी के लिए अगर साड़ी लेनी हो तो उसके लिए भी क्या विभागाध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी? बच्चों के लिए कपड़े हैं, वह भी खरीदने के लिए क्या अनुमति लेनी होगी? कंप्लायंस फेडरेशन के अध्यक्ष बोले 1 लाख होनी चाहिए लिमिट। उत्तराखंड SC/ST कंप्लायंस फेडरेशन के अध्यक्ष करम राम कहते हैं कि अगर ये आदेश राज्य के मुख्य सचिव ने जारी किया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरह का आदेश जारी करने से पहले कर्मचारी संगठनों या उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए। उनका मानना है कि कम से कम इसकी लिमिट 5,000 रुपए नहीं होनी चाहिए, इसकी लिमिट 1 लाख रुपए होनी चाहिए। प्लाट वाहन की खरीदारी पर पहले भी देनी थी जानकारी। कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारी आचरण नियमावली में अगर उनको प्लाट या कोई वाहन खरीदना हो तो उसकी जानकारी और अनुमति वे पहले विभाग अध्यक्ष से लेते थे, लेकिन अब हर 5 महीने में 5,000 से अधिक की चल संपत्ति खरीदने के लिए उनको अपने विभागाध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को अपना साल भर का चल और अचल संपत्ति का हिसाब देना पड़ता था। तुर्की में अमेरिकी राजदूत टॉम बैरेक ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सीरिया के नए नेता अहमद अल-शरा युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं, जिसका पड़ोसी तुर्की और जॉर्डन ने भी समर्थन किया है। टॉम बैरेक सीरिया मामलों के प्रभारी भी हैं। इजराइल और सीरिया के नेता बड़े इजरायली हमलों के कुछ दिन बाद युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। एक अमेरिकी दूत ने शुक्रवार को यह कहा है। साथ ही उन्होंने युद्धग्रस्त सीरिया में सभी पक्षों से हथियार डालने का आग्रह किया है। तुर्की में अमेरिकी राजदूत टॉम बैरेक ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सीरिया के नए नेता अहमद अल-शरा युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं, जिसका पड़ोसी तुर्की और जॉर्डन ने भी समर्थन किया है। टॉम बैरेक सीरिया मामलों के प्रभारी भी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, हम ड्रूज, बेडोइन और सुन्नियों के आह्वान करते हैं कि वे अपने हथियार डाल दें और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर अपने पड़ोसियों के साथ शांति और समृद्धि में एक नई और एकजुट सीरियाई पहचान का निर्माण करें। इजराइल ने सीरिया में किए थे हमले। इजराइल ने बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क से अंदर सेना मुख्यालय सहित बड़े हवाई हमले किए थे। इजराइल ने कहा कि वह ड्रूज समुदाय और दक्षिणी सीरियाई देश स्वेदा में बेडोइन के बीच घातक झड़पों के बाद ड्रूज समुदाय की रक्षा कर रहे हैं। इजराइल में ड्रूज समुदाय की मौजूदगी है सीरिया को कमजोर करने का प्रयास। कुछ राजनयिकों और विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल अपने ऐतिहासिक प्रतिद्वंदी सीरिया को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, क्योंकि दिसंबर में शराव की इस्लामी सेनाओं ने ईरान के सहयोगी और लंबे समय से सत्ताधारी बशर अल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया था। अमेरिका ने बुधवार को एक समझौते की घोषणा की है, जिसके तहत सीरियाई सरकारी सेनाएं स्वेदा से पीछे हट गई। बाद में विदेश विभाग ने कहा, अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों का समर्थन नहीं करता है। क्रिप्टो करेंसी बाजार में आजकल जोरदार हलचल है। पहली बार क्रिप्टो का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन को पार कर चुका है। पहले बिटकॉइन में तूफानी तेज आई और अब एथेरियम खूब जलवे बिखेर रही है। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो का भाव 5 दिन में ही 20% बढ़ गया है। वहीं एक महीने में यह 70% उछली है। 30 दिन से कम समय में ही इसका मार्केट कैप $150 अरब बढ़ चुका है। इथेरियम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने भी बड़ा पैसा लगाया है। इथेरियम की कीमतों में बढ़ोतरी से ट्रंप को जबरदस्त फायदा हुआ है। आज इथेरियम $3,538.23 पर कारोबार कर रही है। वहीं बिटकॉइन $118.71 पर ट्रेड कर रही है। पिछले 24 घंटों में ही इथेरियम ने $5 मिलियन की खरीदारी हुई है। यह निवेश संस्थागत निवेशकों की ओर से आया है। इथेरियम में इस बड़ी उछाल की वजह अमेरिका में पारित हुआ ऐतिहासिक कानून जीनियस एक्ट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अधिनियम पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए। इससे क्रिप्टो बाजार में निवेशकों का भरोसा और उत्साह दोनों बढ़ गया है।
निवेशकों में क्रिप्टो वीक को लेकर खास उत्साह है। ट्रंप द्वारा जीनियस कानून पर हस्ताक्षर करने के बाद क्रिप्टो करेंसी को अब केवल एक विवादास्पद या जोखिम भरा निवेश नहीं माना जा रहा। जुलाई महीने में अब तक बिटकॉइन फंड्स में $5.5 मिलियन यानी कि 46,750 करोड़ रुपए और ईथर ETF से 2.9 बिलियन यानी 24,650 करोड़ का निवेश दर्ज किया गया है। ट्रंप की कंपनी खरीद रही है इथेरियम। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने इथेरियम से करीब $10 मिलियन यानी 85 करोड़ का ताजा निवेश किया है। नानसेन ब्लॉकचेन डाटा के अनुसार कंपनी ने $3,325 की कीमत पर 3,007 इथेरियम खरीदे हैं। ये पहली बार नहीं है। मार्च में भी ट्रंप की कंपनी ने 4,468 इथेरियम की बड़ी खरीदारी की थी। ट्रंप के मीम कॉइन से कमाई का नया रिकॉर्ड। क्रिप्टो विश्लेषण कंपनी गॉटलेट के मुताबिक ट्रंप ने इस साल जनवरी से जून मध्य तक अपने डोनाल्ड ट्रंप मीम कॉइन से 150 मिलियन यानी 1275 करोड़ की कमाई की है। वहीं क्रिप्टो रिसर्च वेबसाइट मिसारी का कहना है कि इस हफ्ते होने वाले कॉइन अनलॉक से ट्रंप की संपत्ति में और $100 मिलियन यानी 850 करोड़ का इजाफा हो सकता है। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने इस सप्ताह एक वीजा चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि अमेरिका में हमला, चोरी या सेंधमारी करने पर वीजा रद्द किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय MEA ने गुरुवार को विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों से वहां के कानूनों का पालन करने का आग्रह किया। ये बयान एक वायरल वीडियो पर आया है। इस वीडियो में कथित तौर पर एक भारतीय महिला को पुलिस अधिकारियों ने हिरासत में लिया है क्योंकि उसने अमेरिका के एक महंगे स्टोर से कई सामान चुराने की कोशिश की थी। विदेश मंत्रालय का बयान। साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वायरल वीडियो में बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, जब कोई व्यक्ति किसी भी देश में रहता है, चाहे वह उस देश का नागरिक हो या विदेशी नागरिक, तो यह उसकी जिम्मेदारी है कि वहां के कानूनों का पालन करे। जायसवाल ने आगे कहा, जब भी हमारे लोग विदेश जाते हैं, हम उनसे हमेशा उस देश के कानूनों का सम्मान करते हैं और उनका पालन करने के लिए आग्रह करते हैं, ताकि वे एक अपनी अच्छी और सकारात्मक छवि बना सकें और उसके माध्यम से हमारे देश की भी अच्छी छवि पेश कर सकें। मामला क्या है? महिला ने कथित तौर पर इलिनॉइस के एक टारगेट स्टोर में 7 घंटे से ज्यादा समय बिताया और $1,300 करीब 1.1 लाख रुपए का सामान लिया और बिना पैसे दिए स्टोर से निकलने की कोशिश की। ये घटना मई में हुई थी और टारगेट के कर्मचारी और महिला के बीच हुई झड़प के वायरल होने के बाद ये मामला प्रकाश में आया। वीडियो में उसे सामान के पैसे देने की पेशकश करते हुए भी सुना जा सकता है। वो कहती है, अगर ऐसा है तो आपको परेशान करने के लिए मुझे बहुत दुख है। मैं इस देश की नहीं हूं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। महिला से पूछताछ कर रही महिला पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया, क्या भारत में आपको चीजें चुराने की इजाजत है? मुझे नहीं लगता। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने इस सप्ताह एक वीजा चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि अमेरिका में हमला, चोरी या सेंधमारी करने पर वीजा रद्द किया जा सकता है। एक्स पर एक पोस्ट में दूतावास ने आगे कहा कि इस तरह के कृत्य किसी व्यक्ति को भविष्य में अमेरिकी वीजा के लिए अयोग्य बना सकते हैं और उन्हें अमेरिका में दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल पर मुकदमा, मानहानि और उनको बदनाम करने के लिए लेख मुकदमा ठोका है। उन्होंने शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल और रूपर्ट मर्डोक सहित इसके मालिकों पर 83,000 करोड़ रुपए का मुकदमा ठोका है। दरअसल अखबार में 2003 की एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें जेफरी एप्स्टीन ने ट्रंप को बर्थडे विश किया था। जनरल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसमें एक न्यूड महिला सेक्सुअल स्केच था। वहीं इस विशिंग कार्ड पर ट्रंप ने सेक्सुअली तरीके से साइन किया था। ट्रंप ने फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले में संघीय अदालत में डॉव जोन्स, न्यूज कॉर्प, रूपर्ट मैड्रॉक और वॉल स्ट्रीट जर्नल के 2 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिनमें उन्होंने प्रतिवादियों पर मानहानि का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अखबार की रिपोर्टिंग दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया है, जिससे उनको भारी वित्तीय और प्रतिष्ठागत नुकसान हुआ है। ट्रंप ने जनरल की रिपोर्ट पर पुरजोर खंडन किया है। साथ ही उन्होंने न्यूज कॉर्प के संस्थापक मर्डोक को चेतावनी दी थी कि वह उन पर मुकदमा करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने इसी वादे को पूरा करते हुए शुक्रवार को इस अखबार के खिलाफ $10 अरब यानी 83,000 करोड़ रुपए का हर्जाना ठोका है। ट्रंप ने शुक्रवार सुबह ट्रुथ सोशल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उस पोस्ट का छोटा हिस्सा ये है, मैं रूपर्ट मर्डोक को उनके कूड़े के ढेर अखबार
WSOJ के खिलाफ अपने मुकदमे में उनकी गवाही का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। यह एक दिलचस्प अनुभव होगा। पूरा मामला एप्स्टीन, जो कि एक काफी बदनाम फाइनेंसर और यौन अपराधी पेडोफाइल में जुड़ी हुई हैं। एप्स्टीन ने साल 2019 में न्यूयॉर्क के एक जेल में काठौरी में आत्महत्या कर ली थी। दरअसल ये लगने लगा है कि षड्यंत्र के पीछे ट्रंप सरकार का हाथ है। हालांकि ट्रंप के समर्थकों ने इसका घोर विरोध किया था। दरअसल एप्स्टीन की मौत के बाद इस बात को हवा दी जाने लगी कि सरकार एप्स्टीन के अमीर और शक्तिशाली लोगों के संबंधों को छुपा रही है। उदयपुर रेलवे न्यूज। उदयपुर से चंडीगढ़ के बीच पहली सीधी सुपरफास्ट ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। ये ट्रेन सप्ताह में 4 दिन चलेगी और कुल 22 स्टेशनों पर रुकेगी। नई सुविधा से यात्रियों को सीधी और तेज यात्रा का लाभ मिलेगा, जिससे दोनों शहरों के बीच संपर्क मजबूत होगा। उदयपुर वासियों को अब चंडीगढ़ तक सीधी रेल सेवा की सौगात मिल गई है। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा स्वीकृत इस नई ट्रेन से राजस्थान से पंजाब की ओर यात्रा करना अब और सुगम हो जाएगा। ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन उदयपुर से चंडीगढ़ तो 2 दिन चंडीगढ़ से उदयपुर के लिए संचालित होगी। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने इस निर्माण के लिए रेल मंत्री को आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह सेवा उदयपुर संभाग के हजारों यात्रियों को राहत लेकर आएगी, जो अब तक दिल्ली या अन्य बड़े स्टेशनों से होकर चंडीगढ़ पहुंचते थे। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि उन्होंने हाल ही में दिल्ली में रेल मंत्री से मुलाकात कर ये मांग रखी थी। उन्होंने बताया कि मंत्री ने इसे प्राथमिकता देते हुए तत्काल मंजूरी दे दी और ट्रेन संचालन की पूरी योजना तैयार कर दी गई। ट्रेन का शेड्यूल नंबर। उदयपुर से चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन संख्या 20-989 बुधवार और शनिवार को दोपहर 4:05 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9:50 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। वहीं चंडीगढ़ से चलने वाली ट्रेन संख्या 20-990 गुरुवार और रविवार को सुबह 11:20 पर प्रस्थान करेगी और अगले सुबह 5:30 उदयपुर पहुंचेगी। इन स्टेशनों पर होगा ठहराव: राणा प्रताप नगर उदयपुर, मावली जंक्शन, कपासन, चंदेरिया, भीलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर, दौसा, बांदीकुई, राजगढ़, अलवर, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जींद, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला कैंट में इस ट्रेन को ठहराव होगा। बदलते दौर से गुजर रही भारतीय टीम का इंग्लैंड के विरुद्ध उनके घर में प्रदर्शन ठीक ठाक जारी है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के लीड्स में हुए पहले मुकाबले और लॉर्ड्स टेस्ट में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। एजबेस्टन टेस्ट में भारतीय टीम को जीत मिली। इन तीनों मैचों में एक सामान्य बात देखने को मिली, जो शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम के लिए सिर दर्द बन गई है। इंग्लैंड दौरे के दौरान भारत के लिए यह बात काफी खटकने वाली रही कि उन्होंने बार-बार खेल के ब्रेक से ठीक पहले या ठीक बाद में विकेट गंवाए। इसका ताजा उदाहरण लॉर्ड्स टेस्ट में देखा गया। तीसरे दिन पहली पारी में लंच से 3 गेंद पहले विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत रन आउट हो गए। लंच के बाद महज 2 ओवर में केएल राहुल ने ड्राइव करते हुए स्लिप में कैच थमा दिया। उसी दिन टी ब्रेक के 3.3 ओवर बाद नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए और अंतिम ड्रिंक्स ब्रेक के 3.2 ओवर बाद रविंद्र जडेजा को भी विकेट के पीछे जेमी स्मिथ ने लपक लिया। जडेजा का विकेट गिरने के बाद भारत की पारी लड़खड़ा गई और अंतिम 4 विकेट केवल 11 रन पर गिर गए। मैच के चौथे दिन की दोपहर में अंतिम घंटे में भारत ने दूसरी पारी में 31 गेंदों में 3 विकेट गंवाए और स्कोर 41-1 से गिरकर 58-4 हो गया। इसी तरह अगली सुबह पहले घंटे में ही 23 गेंदों में 3 विकेट गिर गए। फिर लंच से ठीक 4 गेंद पहले रेड्डी आउट हो गए, जब वह जडेजा के साथ एक साझेदारी बनाते दिख रहे थे। हेडिंग्ले में भी यही पैटर्न। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में हेडिंग्ले में भी यही पैटर्न देखने को मिला। पहले दिन के पहले सत्र में लंच से ठीक पहले केएल राहुल और पदार्पण कर रहे साई सुदर्शन 5 गेंदों के अंतर में आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल टी ब्रेक के बाद दूसरे ओवर में आउट हुए। दूसरे दिन भारत 447-4 से लड़खड़ाकर 471 रन पर ऑल आउट हो गई, यानी लंच से पहले और बाद कुल 6 विकेट गिरे। तीसरे दिन की शाम खेल खत्म होने से 3 ओवर पहले सुदर्शन आउट हुए और अगले सुबह की पहले फुल ओवर में शुभमन गिल को ब्रैड कार्स ने बोल्ड कर दिया। हालांकि इनमें से कई विकेट इंग्लैंड के गेंदबाजों की योजनाओं की सफलता का नतीजा था। कई मौकों पर यह भी लगा कि भारतीय बल्लेबाजों ने या तो फोकस खोया या फिर ब्रेक के आसपास लापरवाही से शॉट खेला।
यह एक पहेली बन चुकी है जिसे कोच गौतम गंभीर को सुलझाना होगा। अब यह ट्रॉफी मैनचेस्टर की ओर बढ़ रही है, जहां 23 जुलाई से चौथा टेस्ट शुरू हुआ। विकेट गंवाने के लिए भारत को बड़ी चुनौती, कोच ने मानी गलती। गुरुवार को बेकहैम केंट का सेकंड होम ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन के बाद सहायक कोच रियान टेंडोशेट ने माना कि ब्रेक के आसपास विकेट गंवाना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है। हमें यह सोचना होगा कि क्या यह केवल संयोग है या फिर कोई पैटर्न है। क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? क्या हमने ध्यान खोया है? क्या हम जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं ब्रेक के बाद, या हम परिस्थितियों से बहुत ज्यादा आरामदायक हो जाते हैं? यह खिलाड़ियों से निकलना बहुत कठिन है, लेकिन हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में पंत का रन आउट चर्चा बना। राहुल ने माना कि वे लंच से पहले शतक पूरा करना चाहते थे। वह 97 रन पर थे और इसी जल्दबाजी में रन आउट हुए। राहुल ने इसे मैच का टर्निंग पॉइंट कहा, जबकि शुभमन गिल ने हार के बाद इसे सिर्फ एक गलत फैसला बताया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 बहुत जल्द अपने नए सीजन के साथ लौट रहा है। यह शो 29 जुलाई को रात 10:30 पर अपने मूल समय पर प्रीमियर होगा। यह जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। शो की कास्ट को लेकर अभी भी नए अपडेट आ रहे हैं। एकता कपूर का कल्ट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी जल्द ही सीमित एपिसोड के साथ टेलीविजन पर वापसी करने के लिए तैयार है। इस सीजन में आपको स्मृति ईरानी तुलसी वीरानी के किरदार में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा उमर उपाध्याय मिहिर वीरानी के किरदार में नजर आएंगे। शो ने हाल ही में पूरे किए 25 साल। अब खबरों की माने तो बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय और पुलकित सम्राट भी इसके पार्ट 2 में नजर आ सकते हैं। दोनों 25 साल पहले शो के पहले भाग का हिस्सा थे। मौनी रॉय और पुलकित करेंगे वापसी। रिपोर्ट के अनुसार मौनी ने कृष्णा तुलसी पर पुलकित ने लक्ष्य वीरानी का किरदार निभाया था। अब सीजन 2 में भी इनकी वापसी तय है। दोनों कथित तौर पर छोटे कैमियो करेंगे, लेकिन वे क्योंकि सास भी कभी बहू थी के रिबूट की कहानी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस सीजन में केवल 150 एपिसोड होंगे। मुख्य एक्टर्स के अलावा अपरा मेहता, हितेन तेजवानी और ओरिजिनल शो के अन्य सदस्य भी शो में वापसी करने वाले हैं। क्यों दिखाए जाएंगे कम एपिसोड? क्योंकि सास भी कभी बहू थी की वापसी पर बात करते हुए एकता ने बताया कि शो में सीमित एपिसोड इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि ओरिजिनल कल्ट शो को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया जा रहा है, जिसने सालों से अपने कई प्रशंसक जोड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कहानी का उद्देश्य होगा और एक संदेश से प्रेरित होगी। कब प्रसारित होगा शो? क्योंकि सास भी कभी बहू थी के नए सीजन का प्रीमियर 29 जुलाई को होगा और यह रोजाना 10:30 बजे टीवी पर प्रसारित होगा। कुछ दिन पहले जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने 25 साल पूरे किए थे, स्मृति ने एक भावुक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने दर्शकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा था, 25 साल पहले एक कहानी भारतीय घरों में दाखिल हुई और चुपचाप अनगिनत जिंदगियों का हिस्सा बन गई। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सिर्फ एक शो नहीं था, यह एक भावना थी, एक याद थी, एक रस्म थी, एक ऐसा समय जब परिवार सब कुछ छोड़कर एक साथ बैठते थे, रोते थे, हंसते थे, उम्मीदें रखते थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी के मावल स्थित फार्म हाउस में चोरी और तोड़फोड़ की घटना हुई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी के पुणे जिले में स्थित मावल स्थित फार्मा हाउस में चोरी और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक ये घटना तब सामने आई जब संगीता बिजलानी 4 महीने बाद टिकोना गांव स्थित अपने फार्म हाउस पहुंची। पुणे ग्रामीण पुलिस को दी गई शिकायत में संगीता बिजलानी ने बताया कि फार्म हाउस का मुख्य दरवाजा और खिड़की की ग्रिल टूटी हुई मिली। एक टेलीविजन गायब था और कई घरेलू सामान जैसे पलंग, फ्रिज और सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे। संगीता बिजलानी ने पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल के लिखे आवेदन में कहा कि वह अपने पिता की तबीयत खराब होने के कारण फार्म हाउस पर पिछले कुछ महीनों से नहीं आ सकी थी। उन्होंने बताया, आज मैं अपनी 2 घरेलू सहायकों के साथ फार्म हाउस पहुंची। वहां पहुंचकर देखा कि मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था, भीतर जाने की खिड़की की ग्रिल टूटी हुई मिली, एक टेलीविजन गायब था और दूसरा टूटा हुआ था। उन्होंने बताया कि ऊपर की मंजिल में सब कुछ बिखरा हुआ था, बिस्तर टूटे हुए थे और कई घरेलू सामान और कीमती वस्तुएं तो गायब थी या क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। लोनावाल पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक दिनेश तायडे ने पीटीआई को बताया कि घटना की जांच के लिए एक टीम मौके पर भेजी गई और उन्होंने कहा, जैसा ही नुकसान और चोरी का आकलन पूरा होगा, हम औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज करेंगे। पुलिस का बयान, बिजलानी ने कहा कि वह अपने पिता की बीमारी के कारण फार्म हाउस नहीं आ पा रही थी। लोनावाला पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक दिनेश लाइडे ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए एक टीम भेजी गई। इसी के बाद पूरा मामला सामने आएगा। संगीता बिजलानी का करियर।
संगीता बिजलानी एक पूर्व भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं जिन्होंने 1980 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था। इसके बाद संगीता ने 1988 में फिल्म कातिल से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उन्होंने त्रिदेव जैसी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा संगीता एक्टर सलमान खान की काफी अच्छी दोस्त हैं। उन्हें अक्सर सलमान खान के पारिवारिक समारोह में देखा गया है। अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। आज शूरा खान मुंबई में जब पेपराजी के सामने आई तो उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। अरबाज खान और शूरा खान जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। आज जब शूरा खान मुंबई शहर में किसी काम से बाहर निकली तो पेपराजी ने उनके क्यूट बेबी बम्प को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब फैंस के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खान परिवार में आएगा नन्हा मेहमान। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अरबाज खान और शूरा खान ने हाल ही में अपनी गर्भावस्था की खुशखबरी शेयर की। 18 जुलाई को शूरा को मुंबई में बेबी बम्प दिखाते हुए देखा गया। वह गुलाबी जंप सूट और काले टैंक टॉप में स्टाइलिश अंदाज में नजर आई। फोटोग्राफरों को हल्की मुस्कान के साथ अभिवादन करने के बाद वह जल्दी अंदर चली गई। यूजर्स के रिएक्शन शूरा को इस लुक में देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें आने वाले नन्हे मेहमान की बधाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आप वाकई बहुत चमक रही हैं, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक अन्य यूजर ने लिखा, भगवान आपको आशीर्वाद दें। एक अन्य यूजर ने, कितनी अच्छी है, ये बिल्कुल भी दिखावा नहीं, सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण। अरबाज और शूरा की शादी। कथित तौर पर अरबाज और शूरा ने 24 दिसंबर 2023 को मुंबई में अरबाज की बहन अर्पिता खान शर्मा के घर पर एक निजी समारोह में शादी की थी। इस समारोह में सलमान खान, सोहेल खान, सलीम खान, सलमा खान, रवीना टंडन जैसे करीबी लोग शामिल थे। दोनों की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी जहां शूरा रवीना टंडन की मेकअप आर्टिस्ट थी। अरबाज की पहली शादी मलाइका अरोड़ा से हुई थी, जिसने उनका एक बेटा अरहान खान है। दोनों का तलाक मई 2017 में हुआ था। शूरा खान काफी वक्त से अपनी प्रेगनेंसी को लेकर मीडिया में सुर्खियों में है। हाल ही में अरबाज खान ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। अरबाज खान और शूरा खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। दोनों अपने परिवार का विस्तार कर रहे हैं। खान परिवार में जल्द नन्हा मेहमान आने वाला है। अरबाज खान की पत्नी शूरा खान काफी वक्त से अपनी प्रेगनेंसी को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में अब वह खुद अरबाज खान से इस बारे में प्रतिक्रिया दी है। अरबाज खान ने कहा कि वे नर्वस हैं, साथ ही कहा कि इस समय हर कोई नर्वस होता है। अरबाज ने यह भी माना है कि वह काफी समय बाद पिता बन रहे हैं, इसलिए उनके लिए एक फ्रेश फीलिंग है। अरबाज खान ने आगे कहा, मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। यह मुझे खुशी और जिम्मेदारी का नया एहसास दे रहा है। मुझे यह पसंद आ रहा है। शूरा की प्रेगनेंसी की चर्चा तब शुरू हुई जब उन्हें मैटरनिटी क्लिनिक के बाहर देखा गया। हालांकि अब तक कपल ने इस खबर को गुप्त रखा है। अभी तक उन्होंने इस खुशखबरी का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। हालांकि अब जब अरबाज खान ने हाल ही में शूरा की प्रेगनेंसी पर बात की तो उम्मीद की जा सकती है कि इस खबर की आधिकारिक पुष्टि जल्द ही होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताजा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज 24 भी जरूर देखें। आप हमें एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस, एप्पल टीवी, रोकू टीवी, Amazon फायर टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉइड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।